तो दोस्तों जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो दोस्तों मैं दीप बहुगुना स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी इन दीप्स एम्पायर। तो दोस्तों जो आपको मिल गया मुकद्दर में उस पे आप रोए नहीं, आगे को मेहनत करते रहें और सफलता के रास्ते अपने लिए खोलते जाएं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आप पार्ट 1 देख चुके हैं मेरे साथ अणु और परमाणु वाले चैप्टर का। आज है इसका पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हम परमाणु और अणु वाला जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने ये पढ़ा था कि रासायनिक संयोजन के जो नियम थे, स्पेशली उसके जो दो नियम थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमने स्पेशली पढ़ा था। और उसके बाद हमने जो उसका दूसरा नियम था स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है, ये दोनों हमने बहुत डीप पढ़े थे कल। और आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि परमाणु क्या होता है। और कल की वीडियो में हमने अपने डाल्टन भैया को भी देखा था, ठीक है, कि डाल्टन कौन थे, उनकी जीवनी हल्का फुल्का हमने देखी थी और जो उन्होंने सिद्धांत दिए थे उस पर भी हमने विवेचना की थी, ठीक है। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है परमाणु क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है कि हमने कभी एक दीवार देखी है, तो दीवार अगर हमारी मिलती है उसके बाद हमारा कमरा बनता है और कमरे बनने से बहुत सारे कमरों के जो समूह होते हैं उससे क्या बनता है, हमारा इमारत बनती है एक, यानी बिल्डिंग बनती है एक। उस विशाल इमारत की जो रचनात्मक इकाई है, तो जो इसकी रचनात्मक इकाई है वो क्या है, वो है बालू, रेत, कंकड़ और ईंट हो गई, जो भी हमारे रॉ मटेरियल हम जिसको बोलते हैं, यानी जो सामान हमारे मकान बनाने में, दीवार बनाने में यूज होते हैं, उनकी बात कर रहा है। तो किसी बॉबी रचनात्मक की जो इसकी इकाई होती है वो होती है हमारी रेत। और यह जो रेत का छोटा सा कण होता है, इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई जो होती है वो परमाणु होती है। यानी किसी भी पदार्थ का, किसी भी तत्व का, किसी भी यौगिक का जो सबसे छोटा कण होगा, यानी इतना छोटा कण होगा जिसको तो पहले बात तो हम देख नहीं सकते हैं, उसके लिए हमको क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। तो जो हमारा सबसे छोटा कण होगा, जो उससे छोटा मतलब हम कर नहीं सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, हमारा परमाणु होगा। और जो हमारा परमाणु इतने छोटे होते हैं कि ये किसी भी वस्तु, कोई भी मतलब हमने अगर वस्तु देख लें तो जिसकी हम कल्पना या तुलना नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी हम ना ही कल्पना कर सकते हैं और ना ही हम उसको किसी चीज़ से उसको तुलना कर सकते हैं, सबसे छोटे होते हैं, ठीक है। लाखों परमाणु को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखते हैं तो कठिनाइयों से कागज की सीट जितनी मोटी परत बन पाएगी। यानी जब लाखों, ठीक है, यहाँ पे आप ये देखो 10 की पावर 9, जब 10 की पावर 9 नैनोमीटर, इतना इतनी कम इसकी त्रिज्या होती है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना छोटा होता होगा हमारा एक परमाणु, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसने डायरेक्टली एक परमाणु की त्रिज्या दे रखी है, तो जो परमाणु की त्रिज्या होती है उसको हम नैनोमीटर में मापते हैं, ठीक है। नैनोमीटर बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म इकाई होती है। और जो एक नैनोमीटर होता है वो 10 की घात -9 मीटर, यानी 10 की घात -9 मीटर बराबर 1 नैनोमीटर होता है हमारा। और 1 मीटर बराबर 10 की घात 9 नैनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आप एक एस्टीमेट लगा सकते हैं कि नैनोमीटर इतनी छोटी इकाई है और उसकी पावर जब हमने 1 नैनोमीटर की पावर 9 लगाई तब हमको क्या मिला, एक छोटा सा परमाणु। तब उसको हम देख सकते हैं उतनी पावर लगा के, ठीक है। तो अगर हम इसके आकार की बात करें तो त्रिज्या में 10 की पावर 10 जो होती है वो हमारे हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या है 10 की पावर 10, यानी सबसे छोटा अणु परमाणु किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। और इसके बाद 10 की पावर 9 है हमारा जल के अणु। जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल जाती हैं, इसलिए इसका जो त्रिज्या है वो कितनी है, 10 की पावर -9। ये सारी त्रिज्याएँ भी मीटर में है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये मत बोलना कि नैनोमीटर में -9 -8, तो ये यहाँ पे सब मीटर में है, ठीक है। 10 की पावर -8 जो है हमारी, वो है हमारी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे शरीर में पाए जाने वाला रक्त होता है, तो उसकी जो त्रिज्या होती है वो होती है 10 की पावर -8। और 10 की पावर-4 होती है हमारे रेत के कण। जिस रेत के कण की बात अभी हमने अपने एग्जाम्पल में की थी, जिससे हमने घर बनाया था,
उसकी जो त्रिज्या होती है -4, 10⁻⁻4, ठीक है। और 10⁻², होती है हमारी चींटी। चींटी को अगर आप, जो छोटी सी चींटी होती है, ठीक है, एक तो बड़ी चींटी होती है लेकिन छोटी वाली चींटी होती है, उसका होता है इतना, ठीक है, उसकी त्रिज्या। और 10⁻⁻1 मीटर ये किसकी होती है? तरबूज की। तो तरबूज को तो हम आसानी से देख सकते हैं, जो उसकी परत होती है वो कितनी होती है? 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है। और अब हम ये देखते हैं कि जो सिलिकॉन होती है, जो हमारी सिलिकॉन की चिप्स बनती हैं, चिप्स खाने वाला चिप नहीं, जो हमारा फ़ोन में लगने वाला चिप होता है, ठीक है, वो चिप्स हमारी सारी सिलिकॉन की बनी होती हैं। कंप्यूटर पर लगने वाली जितनी भी चिप्स होती हैं वो सारी सिलिकॉन की होती हैं। तो जो इसका आप एक सतह है, जो इस सतह का आप प्रतिबिंब देख सकते हैं कि कितना पतला है इसका सतह। वेल अभी फ़ोटो में तो थोड़ा हमको लग रहा होगा कि यार ऐसा ऐसा होता है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे अपनी आँखों से तो ये आप इसको देख नहीं पाएंगे, इतना पतला है, ठीक है। और जो हमारे डाल्टन थे रसायनज्ञ, उन्होंने यहाँ पे कुछ जो हमारे तत्व थे उनको प्रतीक दे रखे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का आप प्रतीक देख सकते हैं, कार्बन का देख सकते हैं, ऑक्सीजन का देख सकते हैं, सल्फर, जितने भी यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे आप देख लो इतने एलिमेंट हैं, इनको इन्होंने पर्टिकुलर शेप दे रखे हैं कि अगर हमने ये कोई शेप बनाया, ठीक है, ये को अगर कोई शेप बनाएगा तो वो कौन सा होगा? हाइड्रोजन का होगा, ठीक है। और अगर कार्बन का बनाएंगे तो ऐसे, तो ऐसे ही इन्होंने कुछ तत्वों को पर्टिकुलर शेप्स दे रखे थे, ठीक है। और चलिए अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे विभिन्न तत्व होते हैं, तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक जो प्रतीक हैं, यानी जो हमारे अब के जो प्रतीक हैं, जैसे कि अभी हमने डाल्टन की तो देख लिया था, और जो अब के हमारे प्रतीक हैं वो किस हिसाब से हम लिखते हैं उनके नामों को, ये अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो प्रारंभ में तत्वों के नाम, उनकी व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई है जहाँ वे सर्वप्रथम पाए गए थे। तो यानी शुरू शुरू में तो जहाँ पे जो तत्व हमको जिस कंट्री में मिला या जिस स्थान पे मिला, वहाँ पे ही हमने उसका नाम रख दिया, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर का नाम साइप्रस, साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ है। साइप्रस क्या है? हमारी साइप्रस एक स्थान का नाम है जिससे कि हमने कॉपर बना रखा है, ठीक है। मतलब उसी स्थान के नाम पे हमने कॉपर का नाम रख दिया, ठीक है। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया है, यानी कुछ कलर के नाम पे ही उन्होंने तत्वों के नाम रख दिए। उदाहरण के लिए जैसे स्वर्ण यानी गोल्ड, गोल्ड का अंग्रेजी नाम उस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पीला, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम जो है कि पर्टिकुलर लैंग्वेज अंग्रेजी में गोल्ड का मतलब होता है, जो गोल्ड शब्द है उसका रंग कैसा होता है? पीला। तो यानी उसका जो रंग से ले रखा है उसका नाम पीला, गोल्ड, ठीक है। आजकल जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो आप ये IUPAC का नाम, इसकी फुल फॉर्म आप ज़रूर याद रखें, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री तत्वों के नामों की स्वीकृति प्रदान करती है। तो पहले से तो ऐसा कोई फाउंडेशन था नहीं जो कि हमारा तत्वों का नाम मतलब देता था, लेकिन अब क्या है, अब हमने एक पर्टिकुलर एक फाउंडेशन बना रखा है जिसका नाम है IUPAC। तो IUPAC के तहत क्या होता है कि हमारा तत्वों को नाम दिया जाता है, उनके नामों की स्वीकृति वहाँ पे होती है। आप वहाँ पे नाम लेके जाएंगे, वो उस पर जाँच करेंगे, उसके बाद उसको स्वीकृति देंगे, ठीक है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के साथ एक या दो अक्षरों के बने होते हैं। तो यानी जो अधिकतर तत्व होते हैं उनका जो प्रतीक होगा, प्रतीक अभी आपने ऊपर देख रखा है मेरे साथ, ठीक है, उन तत्वों के अंग्रेजी नाम। अब जो तत्व का अंग्रेजी में नाम होगा, ठीक है, उसके या तो एक शब्द लेंगे उस नाम से या उस नाम से दो अक्षर लेंगे, तो उनसे ही बना होता है हमारा जो अब हमने तत्व, जितने भी अधिकतर तत्व होते हैं उनके नाम, ठीक है। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर में लिखते हैं तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। तो यानी जो हमारा पहला प्रतीक होगा तो उसको अगर हमको दो वर्ड्स डिजिट्स लिखनी है, ठीक है, जैसे कि कॉपर हो गया, तो यहाँ पे हमने जो C लिखा वो हमारा कैपिटल लेटर का हो गया, और जो हमारा अगला होगा वो स्मॉल लेटर में आएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन का फॉर्मूला में सिर्फ H होता है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ H ही लिखा है, ठीक है। एल्यूमिनियम में क्या हुआ? Al, तो ना कि कैपिटल A कैपिटल L नहीं हुआ, कैपिटल A स्मॉल l हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे एक जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा और जो दूसरा लेटर होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। और कोबाल्ट का अगर हम फॉर्मूला देखें तो जो हमारा कोबाल्ट का फॉर्मूला है वो आप इसको ऐसे देखो कि CO, और अगर हम इसको कैपिटल O बना दें तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल O ना लिख के हम छोटा O लिखते हैं, यानी स्मॉल O लिखते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि एक हमारा कैपिटल होगा और एक लेटर हमारा स्मॉल होगा, और स्मॉल जो होगा वो हमारा दूसरा वाला लेटर होगा। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी अन्य अक्षर को संयुक्त करके बनते हैं। यानी जो हमारे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं उनमें जो हमारा उनका नाम बनेगा उनके अंग्रेजी के जो अक्षर होंगे उससे बनेंगे। जैसे कि अंग्रेजी का अक्षर, आप क्लोरीन का अंग्रेजी का अक्षर पहला C आता है तो इसमें C ले लिया, ठीक है। तथा उसके बाद आने वाले किसी अक्षर, उसके बाद कोई भी, इसमें से हम जितना भी क्लोरीन की को अगर हम स्पेल आउट करें तो उसमें से जितने भी वर्ड आ रहे हैं उसमें से किसी एक को ले लिया। अब उस टाइम पे उन्होंने किसको लिया, वही हमारा उसके बाद प्रचलित हो गया है, ठीक है। जैसे कि जिंक हो गया, ZINC, ठीक है। तो जिंक में इनने क्या लिया, जेड तो पूरा लिया, आगे का कैपिटल लेटर हो गया और उसके बाद स्मॉल n ले लिया, ठीक है। अन्य तत्वों के जो प्रतीक हैं उसको हमने लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। उदाहरण के लिए अगर हम आयरन की बात करें यानी लौह की बात करें तो इसका जो नाम है यानी जो इसका प्रतीक है वो क्या है, Fe क्या है कि हमारा लैटिन भाषा का एक नाम है जो कि फेरम से उत्पन्न हुआ है। तो फेरम हमारा लैटिन भाषा का ही एक नाम है और यहाँ से इन्होंने क्या ले रखा है, इसकी जो स्पेलिंग होती है फेरम उसी से Fe ले रखा है, ठीक है। इसी प्रकार जो है हमारा सोडियम का प्रतीक Na हो गया, पोटेशियम का प्रतीक K हो गया, ठीक है। नेट्रियम एवं केलियम से व्युत्पन्न होते हैं। तो यानी जो हमारा Na है ये कहाँ से आया है, नेट्रियम से आया है, और जो हमारा पोटेशियम है ये कहाँ से आया है, केलियम से आया है। तो यानी ये इनकी जो व्युत्पत्ति हुई है यानी जो इनकी उत्पन्न हुए हैं इनका जो नाम, ठीक है, वो कहाँ से और कहाँ है, किसी दूसरी लैंग्वेज यानी लैटिन से ले लिया, अंग्रेजी से तो हमने ले लिया, वो देख लिया, जर्मन हो गया, ग्रीक, किसी भी भाषा में उस शब्द का नाम देखा और वहाँ पे जो उसकी स्पेलिंग हुई उसमें से एक डिजिट या दो डिजिट उठा लिए। अब इसने Na ही क्यों लिया, अगर ये N लेता तो N हमारे पास पहले से ही है नाइट्रोजन, ठीक है, इसलिए इसने Na लिया है, ठीक है। इसी प्रकार प्रत्येक तत्व का नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। तो यानी सबका अलग अलग होता है, नहीं तो यहाँ पे Na की जगह पे N होता, लेकिन नहीं, N हमारे पास पहले से ही है, क्या है, N हमारा नाइट्रोजन, ठीक है। अब हम देखते हैं परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान को हम ऐसे समझते हैं कि डाल्टन ने क्या किया था, सबसे पहले जो अपना परमाणु सिद्धांत दिया था उसकी जो सबसे अच्छी बात थी या सबसे विशिष्ट संकल्पना थी वो थी क्या थी, हमारी परमाणु का द्रव्यमान यानी परमाणु का भार होता है, उन्होंने बताया था। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। उनके अकॉर्डिंग ये था कि उनको ये लगता था कि सभी जो हमारे तत्व हैं उनका कुछ अलग अलग, सबका अलग अलग द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान जिसको कहते हैं, ठीक है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझने में समर्थ रहा था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। उसी के बाद वैज्ञानिकों ने सोचा कि हाँ यार, कि हम ऐसा कर सकते हैं, इसके भार को हम माप सकते हैं। वो जो उनके नियम था स्थिर अनुपात का नियम, जो कि हमने कल वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो स्थिर अनुपात के नियम से ही उन्होंने देखा और वहाँ से ही उन्होंने ये समझा कि कैसे हमारा परमाणु को द्रव्यमान को हम नापें। वहाँ से मतलब वो उनको एक प्रेरणा मिली, ठीक है। चूँकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था। अब उस टाइम के लिए तो बहुत कठिन था, आज तो हमारे पास इतने सारे इक्विपमेंट हैं कि हम कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ तोल सकते हैं। उस टाइम पे ऐसा नहीं था, ठीक है। इसलिए रासायनिक संयोजन के नियम का उपयोग करके और उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि रासायनिक संयोजन, जो रासायनिक हमने संयोजन करते हैं उसके नियमों का उपयोग किया और उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया, ठीक है। और यहाँ पे इसने बहुत ही अच्छा यौगिक का एग्जाम्पल दे रखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है
हमारा CO का अगर हम उदाहरण देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के द्वारा निर्मित होता है। प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया कि जो 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित होता है। तो यानी उसमें 3 ग्राम कार्बन होगा और 4 ग्राम क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन होगा। ठीक है, दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुणा अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अभिक्रिया करता है। ठीक है, तब वो क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। और यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हो, तरबूज और जो है कि तरबूज के 12 टुकड़े, यानी एक जगह पे हमको तरबूज दे रखा है, एक 12 टुकड़े दे रखे हैं और एक जगह पे एक ही टुकड़ा दे रखा है। ठीक है, तो ये जो हमारा एक टुकड़ा है ये तरबूज का 1/12वां भाग है। ठीक है, तरबूज के जो टुकड़े हैं उनका उपयोग करके वह फल के विक्रेताओं को फलों को तोलने में हेल्प करता है। तो यानी अगर हम इसका एक पार्ट देखें तो ये कितना है, 1/12 है। तो अब ये 1/12 है, तो यहाँ पे इसका जो एक पार्ट है वो क्या हो गई, एक माप हो गई। यानी अगर हम 12 पार्ट ऐसे ही काटते जाएं तो वो एक पार्ट उसका एक माप है। ठीक है, अब हम किसी दूसरे तरबूज को अगर हम उतना ही तोलना चाहें तो हम उसका भी ऐसे ही पार्ट करेंगे और इसके एक पार्ट से उसको मैच कर लेंगे कि इसका एक पार्ट उसका कितना हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। इस परमाणु द्रव्यमान इकाई वाले इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, पूर्णांक प्राप्त होते हैं। जो अधिकांश द्रव्यमान होते हैं ये क्या होते हैं, पूर्णांक से प्राप्त होते हैं। अभी यहाँ पर अगर हम देखें कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, तो सबसे पहले अगर हम हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, ऐसे ही ये आप सीरीज देख सकते हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। तो अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको किसी अदर तत्वों की जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए। परमाणु जो होता है अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु तथा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं। तो यानी जब जो चीज़ हम देख सकते हैं उसमें बहुत सारे हमारे द्रव्य मिले होते हैं, उसके बाद हम उसको देख सकते हैं, अपनी आंखों से अनुभव कर सकते हैं और छू सकते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ हम छू सकते हैं उसके पीछे आप ये मान के चलो कि 10 की पावर जो हमने -9 पढ़ा था मीटर, तो इतना उसमें पहले इतने अणु मिले होंगे, उसके बाद 10 की पावर 9 अणु मिले होंगे, उसके बाद हम उसको देख सकते हैं। हमारे देखने के लायक हम अपनी आंखों से उसको तब देख सकते हैं जब इतने अणु मिलेंगे। ठीक है, तो आप इससे खुद ही एस्टिमेट कर सकते हो कि परमाणु जो होता है वो कितना छोटा होता है। ठीक है, और सिंगल परमाणु को तो मैं को ये कहता हूँ कि नॉर्मली हम देख ही नहीं सकते हैं, और उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा पावर वाला माइक्रोस्कोप चाहिए होगा जिससे कि हम उसको देख पाएँ। ठीक है, और यहाँ पे करते हैं वीडियो को समाप्त। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जो अणु है ये अणु क्या है, और इसको भी हम इतना ही डीप पढ़ेंगे जितना डीप हमने परमाणु पढ़ा है। ठीक है, तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।